तो लंच आपका एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत है। एंड इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट फिजिकल वेलबींग एंड सोशल वेलबींग। नाउ फिजिकल वेलबींग, जब हम बात करते हैं फिजिकल वेलबींग की, मतलब स्वस्थ शरीर की, हम अक्सर पूछते हैं ना आपके क्या हाल चाल है, तो कभी तो हम बड़े मुस्कुराकर कहते हैं बहुत अच्छे हैं, बहुत ठीक ठाक हैं, और कभी माथे पर भ्रुकुटी तनी होती है, आवाज बड़ी लो होती है, चलने के बाद ठीक ठाक ही चल रहा है सब कुछ। तो ये फिजिकल वेलबींग की जब हम बात करते हैं तो उसके अंदर मेरा वाला पंखा बंद होगा, चलो। हमको कुछ चीजों का ध्यान रखना है। तो ध्यान रखने वाली बात क्या है? नंबर 1, नीड टू नो हेल्दी डाइट, के संतुलित आहार क्या होता है। आजकल बच्चों को बहुत ज्यादा शिकायत रहती है क्योंकि वो नॉन न्यूट्रिशनल फूड्स खाते हैं, जंक फूड ज्यादा खाते हैं, एक्सेस में चॉकलेट खा लेते हैं, टॉफियां खा लेते हैं, चाउमीन खा लेते हैं। तो उससे जो है वो फिजिकल वेलबींग में जो उनका शारीरिक स्वास्थ्य है, देखने में तो स्वस्थ रखते हैं, मगर अंदर से वो स्वस्थ है या नहीं है, उनका सिस्टम कितना एक्टिव है, ये हमको नहीं पता होता है। दूसरी बात है एक्सरसाइज रूटीन। इस पर सेव करना हो तो कैसे करना है? कोई है इसमें? एक्सरसाइज रूटीन की जब हम बात करते हैं तो हम कितना व्यायाम करते हैं। व्यायाम करने के ये नहीं है कि हमको अपनी मसल्स बनानी है। व्यायाम से मतलब यहाँ पर है कि हम अपने को स्वस्थ रखने के लिए क्या एक्सरसाइज करते हैं, क्या हमारे बॉडी पार्ट्स के मूवमेंट्स होते हैं, क्या हम लाइट एक्सरसाइजेस करते हैं। एंड देयर आर सिंपल योगिक एक्सरसाइजेस, बहुत सारे योगिक एक्सरसाइज है जिनके द्वारा हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। देन ये हमारे को क्या करता है? इट हेल्प्स अस प्रिवेंट फ्रॉम डिजीजेस। अगर हम फिजिकली वेल हैं, हमारे हालचाल अच्छे हैं, तो हम अपने आप को बीमारियों से दूर रख सकते हैं। एंड वी कैन बूस्ट अवर इमोशनल वेलबींग। तो हम अपना इमोशनल वेलबींग जो है उसको बूस्ट कर सकते हैं। उनको टेस्ट करना चाहिए। ईट फॉर हेल्थ, ईटिंग फॉर हेल्थ। लोग बात कहते हैं ना, मैं खाने के लिए जीता हूँ या जीने के लिए खाता हूँ। तो यहाँ हमको ध्यान रखना है कि हमको खाना किसके लिए है? जीने के लिए है। और जीने के लिए खाना है तो हमको अच्छा खाना खाना है, स्वस्थ भोजन खाना है, न्यूट्रिशनल फूड मतलब प्रोटीन और विटामिन से परिपूर्ण आहार लेना है। वो भी संतुलित होना चाहिए कि खाली प्रोटीन्स लेते रहे तो भी अच्छा नहीं है, खाली विटामिन लेते रहे वो भी अच्छा नहीं है। तो संतुलित होना चाहिए। नंबर 1, डिटॉक्सिंग योर बॉडी, कि हमारे बॉडी में बहुत सारे अनगिनत ऐसी चीजें इकट्ठी हो जाती हैं, एकत्रित हो जाती हैं, कलेक्ट हो जाती हैं, जिनको हमें डिटॉक्सिन करना चाहिए, जिनको हमें बाहर निकालना बहुत आवश्यक होता है। देन करेक्टिंग न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज, जो हमारे अंदर न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी है, विटामिन की या प्रोटीन्स की कमी है या कार्बोहाइड्रेट्स की कमी है, उनको हमें किस प्रकार से करना है, वो करना है। और लास्ट में मैं कहना चाहूंगा, रिमूव प्लास्टिक फ्रॉम योर होम। अगर हम अपने घर से प्लास्टिक को निकाल दें, प्लास्टिक के बर्तनों में गर्म चाय पीना, प्लास्टिक के बर्तनों में खाना खाना या मेलमोमाइन के बर्तनों में खाना खाना, ये भी जो है हमारे फिजिकल वेलबींग को बहुत प्रभावित करती है। तो ये इन सब चीजों को हमें ध्यान में रखना चाहिए। दूसरी बात जो इस सेशन में हम करेंगे, वो करेंगे हम सोशल वेलबींग के बारे में। सोशल वेलबींग वी नीड टू बिल्ड अप। क्या करना चाहिए हमारे को? सबसे पहले ग्रेटिट्यूड, हमारा ग्रेटिट्यूड किस प्रकार का है वो हमारे को देखना है। देन काइंडनेस, सबसे हमको अकड़ की बात नहीं करनी है। पोलाइटनेस जो है, ईश्वर ने जो हमारे को 2 हाथ दिए, किस लिए दिए हैं? काम करने के लिए दिए हैं, खाना खाने के लिए दिए हैं और नम्रता दिखाने के लिए दिए। तो ये चीजें अगर हम अपने जीवन में ले आते हैं तो सोशल वेलबींग में बहुत अच्छा हो जाएगा। काइंडनेस होना चाहिए। देन कम्युनिकेशन स्किल्स, दूसरों के साथ में हम वार्तालाप किस प्रकार करते हैं वो बहुत होना चाहिए। कम्युनिकेशन में इट शुड बी ऑलवेज पॉजिटिव इंटरेक्शन। हमको नकारात्मक सोच के साथ में किसी के साथ बात नहीं करनी चाहिए, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ में बात करनी चाहिए। एंड अगर हम ऐसा कर लेते हैं तो वी विल फील लेस लोनली।
हमारा एकांतपन है, जो हमारी अकेलापन जो है वो दूर हो जाएगा और गुस्सा हमको कम आएगा, एंगर पर हम कंट्रोल कर सकेंगे। एंड दिस वी कैन मैनेज विद टेक्नोलॉजी। एंड द एग्जांपल इज बिफोर यू कि ये जो एक वेबिनार है, मगर एक सोशल वेलबींग के लिए बहुत अच्छी चीज है। जो लोग एक दूसरे को पहले नहीं जानते थे, वो इस वेबिनार के थ्रू जान रहे हैं। तो सोशल वेलबींग के बारे में हम इसके साथ में बात कर सकते हैं। जरा ऑन कर, आंखें नजर ही नहीं। Now, for this, we have with us today as chairperson, Dr. Professor R.K. Tuli, Chief Physician, Sonam, the Center for Holistic Medical Care. Co-chairperson is Jahanara, HOD, Department of Psychiatry, Social Work, IBHAS, and Dr. Suraj Kumar, Dean, Faculty of Pharmaceutical Sciences, Uttar Pradesh, University of Medical Sciences, Java. प्रेजेंटर्स हमारे पास में हैं मोनिका कलहौन। तो सर, डॉक्टर तुली, ऑल ओवर टू यू। थैंक यू। Welcome Tuli sir. Tuli sir is very well known in spiritual and holistic medicine. और आज बहुत ही स्वागत है सर आपका कि हम लोग यहाँ आपसे बातचीत हो रहे हैं, मुखातिब हो रहे हैं। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। धन्यवाद। मैं अपने सहपाठियों का इस मंथन पे स्वागत करता हूं और श्री जगदीश गुप्ता जी ने एक बहुत अच्छा आधार बनाया इस सेशन को शुरू करने से पहले। और मैं दर्शकों के साथ ये शेयर करना चाहूँगा कि मुझे आज के इस सेशन में गुड हेल्थ एंड साइकोलॉजिकल वेल बीइंग के ऊपर बोलने को कहा गया है। और मैं एज ए होलिस्टिक फिजिशियन, यानी कि एक संपूर्ण चिकित्सक, ये संपूर्ण चिकित्सा या होलिस्टिक मेडिसिन क्या होती है ये अभी आप समझेंगे जैसे जैसे मैं इसके बारे में आपके साथ वर्णन शुरू करूंगा। और मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि आप जरूर कागज पेंसिल के ऊपर साथ के साथ क्वेश्चन जरूर नोट करते जाएं, क्योंकि बाद में अक्सर हम भूल जाते हैं। तो पहले से ही अपने क्वेश्चंस को जरूर नोट करके, क्योंकि मैं ये चाहूँगा कि हमारा वार्तालाप ज़्यादा हो और भाषण कम हो। थोड़ा भाषण भी जरूरी है, थोड़ा आधार शुरू करने के लिए, पर आनंद तो तभी आएगा कि जब हम खूब अच्छे खुल के इसके बारे में आपस में वार्तालाप, आपस में चर्चा कर सकें। तो इसको स्लाइड मैं इसको पावर पॉइंट से करूंगा। कैसे यार को होस्ट करेंगे। वापस ला स्क्रीन, वापस इसको कैसे मैं थोड़ा डॉक्यूमेंट पहले थोड़ा इसको करना चाहिए था। वैसे उसको ये सब करना चाहिए था ना, फोन भी नहीं कर सकते इसके साथ। कैसे मुझे थोड़ा गाइड कीजिए कि मैं इसमें पावर पॉइंट कैसे ला सकता हूँ। शेयर कीजिए सर। शेयर स्क्रीन में चले जाइएगा सर, आपके नीचे दिया हुआ है ग्रीन चैट बॉक्स के साथ में शेयर स्क्रीन करेंगे जी, वो पीपीटी को आप क्लिक करेंगे तो वो आ जाएगा। पीपीटी डॉक्यूमेंट पीपीटी तो है नहीं इसमें सर। आपको पीपीटी खोलना होगा पहले। आप अपने कंप्यूटर में कैसे कंप्यूटर से ज्वाइन किए हैं तो आपका पीपीटी खोलिए, ओपन कीजिए, फिर उसके बाद जूम पे आइए जी। जूम में आपको दिख रहा होगा शेयर योर स्क्रीन। ओके, शेयर। वहां पर आपको पीपीटी का एक फोल्डर दिख रहा होगा, जो पीपीटी का फाइल है वो उस तरह का दिख रहा होगा।
उसको क्लिक करना। मैं इसका एक ड्राई रन करना चाहिए स्क्रीन। तो हो गया ना, और पीपीटी लाओ। क्या ये पॉसिबल है सर कि आप हमें वो पीपीटी व्हाट्सएप कर दीजिए या ईमेल कर दीजिए? यस सर, मैं ईमेल कर दूंगी। आ गया सर, आ गया आपका। अच्छा, अब आपकी पीपीटी कहाँ पर है? या केम सर। So I am very thankful to invite me to this session, and I have been asked to speak on health and psychological well-being. So मैं इस सेशन की शुरुआत इस वैदिक प्रार्थना के साथ करूंगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। कि हमारी ये प्रार्थना है कि हम सब सुखी रहें, खुश रहें और स्वस्थ रहें, निरोग रहें। यही हमारा सबसे हमारा प्रयत्न रहे। और ये आज की जो वार्तालाप है, ये में हमारी सोसाइटी फॉर होलिस्टिक एडवांसमेंट ऑफ मेडिसिन, जिसका मोटो ही है सर्वे संतु निरामया, कि सभी लोग निरोग रहें। एंड this society, Soham, is dedicated to promotion of positive health and total wellness, body, mind and spirit, as far as possible by natural means. That it means without any interventions, without any drugs or surgical interventions, etc. And leading to the cure of even conventionally incurable diseases in their stage of acute or chronic स्टेज। इस आने वाली स्लाइड्स में मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि होलिस्टिक मेडिसिन यानी कि संपूर्ण चिकित्सा प्रणाली क्या है, वाई इसकी क्यों हमें जरूरत पड़ती है, व्हाट इट इज, ये क्या है और इसके हमें विशेष लाभ क्या है और इसका हमें खास फायदे क्या होते हैं और इसकी हमें दूसरी बीमारियों से इस इलाज का जो दवा रहित इलाज है इसका हमें क्या फायदा होता है। तो ये हमारी एक वैदिक प्रेयर रही है, धर्मार्थ कामा मोक्षमम शरीरम मूलामुत्तमम। दैट मीन्स हम जिंदगी में कुछ भी पाना चाहें तो हमें सबसे पहले स्वास्थ्य की जरूरत है। जैसे हमारे ऋषि चारका ने कहा कि आपको अच्छी सेहत के लिए इसकी बहुत जरूरत है। अगर दुनिया में हम कुछ भी अच्छा करना चाहते हैं, गुड हेल्थ स्टैंड्स एट द वेरी रूट ऑफ वर्चुअस एक्ट्स, एक्वायरमेंट ऑफ वेल्थ, ग्रेटिफिकेशन ऑफ ऑल आवर डिजायर्स एंड फाइनल इमेंसिपेशन और इवन मोक्ष प्राप्त करने के लिए हमें एक अच्छे स्वस्थ की जरूरत है। और जो हमारी बीमारी है वो इस जिंदगी के सफर में विघ्न डालती है। डिजीजेस नॉट ओनली डिस्ट्रॉय आवर हेल्थ वेलबींग बट द वेरी पर्पस ऑफ लाइफ। सो हमको इससे हर हालत में बचने की कोशिश करनी है। पर जैसे आप जानते हैं कि आज सारे विश्व में और हमारे देश में जो हमारी हेल्थ केयर सिस्टम है वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO के तहत चलाई जाती है, जो कि डिफाइन करती है कि हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलबींग एंड नॉट मियरली एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फॉर्मिटी। यानी कि मुझे कोई बीमारी नहीं है या मुझे कोई किसी प्रकार के शरीर में कमी नहीं है, इसका ये मतलब नहीं कि मैं स्वस्थ हूँ। बीइंग हेल्दी इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एज वेल एज सोशल वेलबींग। हालांकि ये डेफिनेशन इनएडुकेट पाई गई और 1986 में वर्ल्ड हेल्थ असेंबली ने ये रेकमेंड किया कि ये फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग ऑफ ह्यूमन बीइंग इज नॉट इनफ। तो इसमें स्पिरिचुअल वेलबींग भी फोर्थ डायरेक्शन ऑफ हेल्थ होनी चाहिए।
परंतु क्योंकि ये जो शब्द स्पिरिचुअल है ये आज की मॉडर्न साइंस के तहत किसी को समझ नहीं आती, तो इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि इस चीज को 25 साल से ऊपर हो गए कि इसको आज तक इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सका। और हम ये भी सब जानते हैं कि जो मॉडर्न सिस्टम ऑफ मेडिसिन है इसमें बहुत कमियां हैं, बहुत खामियां हैं, और हमें उनको कैसे ओवरकम करना है ये हमें एक सबक सीखने को मिलता है। कि आप सब जानते हैं कि 1978 में WHO और यूनिसेफ ने मिलकर एक बहुत बड़ा विश्व भर में एक अभियान शुरू किया, और उन्होंने सोचा कि उस समय एलोपैथिक सिस्टम के आधारित हमारे पास इतनी सक्षमता आ गई है कि आने वाले 20-22 सालों में यानी कि 2000 वर्ष AD तक हम लोगों को सबको दुनिया भर में स्वास्थ्य पहुंचा सकेंगे। परंतु ये पाया गया कि हमारी जो ये निर्भरता थी सिर्फ एलोपैथिक सिस्टम के ऊपर, यही इसका फेलियर का कॉज बना और इसकी विशेष खामियां निकल के आई। और ये भी पाया गया कि ना कि ये सिस्टम बहुत से दुनिया के लोगों को उपलब्ध नहीं हो सकता, लोग भी संकोच करते हैं एलोपैथिक दवाइयों से। इसलिए जरूरत है कि हम अपने जो इंडिजिनस सिस्टम है, जो हमारे ट्रेडिशनल सिस्टम्स हैं, हम उनको तरफ भी और बढ़ावा दें। और ये जो टेक्नोलॉजी बेस्ड और इतना एक्सपेंसिव और खास करके इसमें नुकसान दवाइयों से और इनसे बहुत ज़्यादा होता है। और इसमें कहते हैं जैसे उम्र बढ़ने लगती है तो डॉक्टर अक्सर कह देते हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता, ये तो आपकी उम्र का तकाजा है। कि ये जो एल्डरली की जो स्वास्थ्य प्रॉब्लम्स हैं या यहाँ तक काफ़ी हद तक जो मानसिक प्रॉब्लम्स हैं उनको हल नहीं कर पाता है। और सबसे बड़ी इसमें खामी है कि इसमें स्पिरिचुअल, कि इंसान एक स्पिरिचुअल बीइंग है, उसकी बहुत कमी है। वैसे तो लिस्ट बहुत लंबी है कि ये जो मॉडर्न सिस्टम ऑफ मेडिसिन है ये इसमें बहुत सारी खामियां हैं। और जब हम अपनी सेहत को अपनी ताकत को जानते हैं तो हमें अपनी कमजोरी से भी अवगत होना चाहिए। तो ये जो एक लिस्ट बनाई गई है इसमें कि जो मॉडर्न सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, या दुनिया में माना गया है कि इससे हमारा गुजारा नहीं हो सकता, परंतु फिर भी आज भी दुर्भाग्य से हमारे देश का लगभग 95% बजट मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर को दिया जाता है, और मात्र 5 से लेस देन 10% जो बजट है वो आयुष सिस्टम या मिनिस्ट्री ऑफ आयुष को दिया जाता है। तो सारी इंपॉर्टेंस एलोपैथिक सिस्टम के ऊपर ही है, और इसमें इतनी भारी खामी है, ये प्रूव हो चुका है दुनिया में कि इससे हमें दुनिया के लोगों को स्वास्थ्य प्राप्त नहीं हो सकता। और ये जो स्पिरिचुअल वेलबींग है ये इंसान की सबसे बड़ी जरूरत है। यहाँ की विश्व के आज तक सबसे मशहूर जो साइंटिस्ट रहे हैं सर एल्बर्ट आइंस्टाइन के नाम से, उन्होंने आज से लगभग 100 साल पहले कह दिया था कि साइंस इज इनकम्प्लीट विदाउट स्पिरिट। तो जो ये मेडिकल साइंस है इसको एविडेंस बेस्ड मेडिसिन कहते हैं। इसमें जो स्पिरिचुअल कंपोनेंट की कमी होने से ये कभी हमारी समस्याओं को हल नहीं कर सकेगी, और इसकी तरफ हमें थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। और इसमें हमें हमारी जो ट्रेडिशनल ज्ञान है उसके ऊपर हमें थोड़ा सा गौर करना पड़ेगा। जैसे कि ये पीछे आप देख रहे हैं कि इजिप्ट के पिरामिड्स जो लगभग 4000 साल से पुराने हैं, इनको इस उद्देश्य से बनाया गया था कि उस जमाने की जो रॉयल्टी थी वो लोग चाहते थे कि हम इमॉर्टल हो जाए, यानी कि हम अपनी मौत करने के बाद भी हमारा शरीर स्वस्थ रहे। और ये आज प्रूव हो गया है कि आज उन बॉडीज में जिनको इन में प्रिजर्व किया गया था वो बॉडीज खराब नहीं हुई, वो सड़ने वड़ने से नहीं आई। अब ये पीछे आप देख रहे हैं ये जिसको कहते हैं 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, इनको बनाने की भी टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है। दिस मेक्स अस फील हम्बल कि जो पुरानी टेक्नोलॉजी थी, जो पुरानी साइंस थी, वो आज से भी कितनी बेहतर थी, और इसके बारे में हम आज कुछ समझते भी नहीं है। तो इसलिए थोड़ा सा हमें हम्बल होके इसकी गहराई में जो पुराना हमारा
पारंपरिक ज्ञान है, जो हमारी ट्रेडिशनल नॉलेज है, उसको भी हम थोड़ा गौर करें और जहाँ तक हो सके इसको हम अपनी सेहत के लिए ध्यान करें। आप जानते हैं कि ये जो हमारा वैदिक ज्ञान है ये कितने हजारों साल पुराना है, और जो आज की साइंस है वो आज मात्र लगभग 400 साल पहले श्रीमान न्यूटन ने जब इस चीज का गौर किया कि ये सेब है, टूटता है तो नीचे ही क्यों गिरता है, और आर्किमिडीज ने देखा कि जब वो तालाब में घुसते हैं तो कुछ उनका शरीर हल्का हो जाता है और वो थोड़ा सा तालाब से पानी बाहर निकल जाता है। तो ये यूरेका मोमेंट थी, उन्होंने वहीं से आज की साइंस शुरू। और जहां हमारी हजारों साल की धरोहर, हमारी जो ट्रेडिशनल विजडम है, जैसे कि चरका संहिता में लिखा है कि ये जो शरीर है, जो इंसान है, ये जो मेरी लाइफ है, जो जिंदगी है, ये मात्र शरीर नहीं है। जैसा कि एलोपैथिक सिस्टम में इंसान को एक मशीन के तौर पे ट्रीट किया जाता है, और जबकि जो इंसान है वो सिर्फ उसका शरीर नहीं, उसकी इंद्रियां, उसका मन, और सबसे बड़ा उसका जो फैक्टर है वो है इंसान की आत्मा। तो अभी थोड़ा थोड़ा माइंड के बारे में मेडिकल साइंस कुछ समझने की कोशिश करने लगी है, परंतु अभी भी माइंड एक बहुत विचित्र अजूबा है जिसके बारे में साइंस बहुत कम जानती है। परंतु जो आज हम बॉडी माइंड मेडिसिन की बात तो जरूर करने लगे हैं, मगर हमको गौर करना होगा कि आत्मा की एब्सेंस में, अगर इस शरीर को जब आत्मा छोड़ के चली जाती है तो ये बॉडी माइंड दोनों ठप हो जाते हैं। इसी प्रकार अगर कोई मेरे स्पिरिचुअल लेवल पे, यानी कि मेरे आत्मिक लेवल के ऊपर कोई डिस्टर्बेंस होगी तो वो मेरे मानसिक से शारीरिक, और कोई शारीरिक में तकलीफ होगी तो वो मेरी मानसिक स्थिरता को, संतुलन को डिस्टर्ब करेगा। तो एक स्वस्थ जीवन के लिए, एक संतुलित जीवन के लिए, एक सक्षम संपन्न जीवन के लिए हमें एक सात्विक संतुलन बनाना होगा। इसी से हमें जो एक स्वस्थ आयुष की प्राप्ति हो सकती है। फिर चरका संहिता में यह भी लिखा है कि आत्मा और स्पिरिट और सोल ये एक इंडिविजिबल, इनडिस्ट्रॉयबल ऑर्गन है इंसान की जिंदा रखने के लिए, और इसी के आसपास जो हमारी सेहत निर्भर करती है। और जो ये शरीर है ये तो मात्र इसकी एक टेम्परेरी निवास है, इसका टेम्परेरी ढांचा है। तो इसी वजह से जो आज की मॉडर्न मेडिकल साइंस है, जो कि सिर्फ शारीरिक एविडेंस बेस्ड मेडिसिन के ऊपर निर्भर करती है, वो हमारी समस्याओं को पूरी कभी नहीं कर पाएगी। इसको दुनिया भर में माना गया है, और ये भी माना गया है कि हमें अपनी सेहत पाने के लिए, जैसे ये माना गया कि हमें कर्म करना है, तो कर्म हमें धर्म यानी कि सही मार्ग के ऊपर, राइटियसनेस, अनलेस वी फॉलो the path of righteousness, something called the spiritual lifestyle, we cannot have health and certainly not happiness in our and और चरका ने ये भी कहा कि अगर किसी के इंसान के अंदर कोई प्रॉब्लम हो जाती है, कोई रोग हो जाता है, तो उसको तकलीफ को, दर्द को, बीमारी को दूर करने के लिए ये जो चिकित्सक हैं, जो पुराने जमाने में हमारे वैद्य होते थे, ये उनकी वैद्य थे, हकीम थे, ये उनकी जिम्मेदारी है कि इंसान को अपने स्वास्थ्य में उनको वापस लाया जाए। और उसके लिए ये बहुत जरूरी है कि हम इस वैदिक ज्ञान को, इस चरका संहिता के ज्ञान को समझें और इसको अपने शरीर में लाने के ढांचे में लाएं। इसी प्रकार हमारा जो सिस्टम ऑफ योग है, योग का मतलब है माय इनर पीस एंड हार्मनी अराउंड।
यानी कि मेरी अंतरात्मा और मेरी परमात्मा में जब संतुलन होगा, जब हार्मनी होगी, मुझे शांति होगी, तभी मैं स्वस्थ रह सकता हूँ। और हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी ने इसको सारी दुनिया में, लगभग दुनिया के 195 देशों में इसको मान्यता दिलवाई है। और नित्य अभ्यास करने से, तो योगा मात्र सिर्फ फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, परंतु ऋषि पतंजलि जरा डिस्क्राइब किया गया, ये अष्टांग योग एक टोटल लाइफस्टाइल है, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस ऑफ यमास। जैसे इंट्रोडक्शन के समय श्री जगदीश जी गुप्ता जी कह रहे थे कि हमें ग्रेटिट्यूड में रहना है, हमें शांति में रहना है, हमें दूसरों का भला सोचना है। तो ये जो यमा और नियमस हैं, ये 8 सूत्रों में सबसे पहले हमारे जब तक भाव में नहीं आएंगे, तब तक हम लोगों को अब और या अपनी सेहत में भी उसको सुधार नहीं पाएंगे। हालांकि आसना, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये उसके 8 लिम्ब हैं। तो ब्रीफली इसको टच करते हुए, और उसके साथ साथ हमारा आहार भी सात्विक हो। यहाँ तक कि हिपोक्रेटिस, जो जिनको फादर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन माना जाता है, उन्होंने भी कहा लेट योर फूड बी योर मेडिसिन। परंतु आज की जो मेडिकल शैली हो गई है, उसमें लोगों को सिर्फ यही माना जा रहा है कि सिर्फ दवाई से ही वो जिंदा रह सकते हैं, अगर दवाई नहीं मिलेगी तो वो जिंदा ही नहीं रह सकते। और ये दवाइयाँ, हर दवाई जो हम लेते हैं उसके और साथ के साथ साइड इफेक्ट होते हैं, उसकी एक क्यूमुलेटिव टॉक्सिसिटी होती है, और करते करते हमें और प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो जैसे अष्टांग योग जरूरी है, इसी प्रकार हमें अपना एक संतुलित, एक आयुर्वेदिक आहार हमें बहुत जरूरी चाहिए। और एक बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम है जिसको एक्यूपंक्चर के नाम से जाना जाता है। ये जिस प्रकार न्यूटन के फॉल ऑफ एप्पल से आज की साइंस टेक्नोलॉजी इतना एडवांस कर गई है, इसी प्रकार एक पुराने युद्ध में, आज से कई हजार साल पहले, एक सिपाही की जब युद्ध में टांग के ऊपर एक ये एरो लग गई, तो उन्होंने देखा कि उसका जो शोल्डर बड़े दिन से ब्लॉक था, जैसे जिसको आजकल हम फ्रोजन शोल्डर कहते हैं, वो खुल गया। तो उस समय के जो चिकित्सक थे, उन्होंने कहा अगर ऐसा होता है तो दूसरे लोगों में भी होना चाहिए। तो उन्होंने ऐसे 10-12 लोगों को एक लाइन में खड़ा किया और अपने तीरंदाज बुला के उस टांग के उसी स्पॉट के ऊपर सबको ये तीर लगवाए, और जैसे तीर लगे तो देखा सभी के कंधे खुलने लग गए। तो वहां से उन्होंने चिंतन शुरू किया, और वहां से पूरा एक एक्यूपंक्चर सिस्टम, जिसमें कि पूरी नाड़ी इत्यादि, जिसमें हमारी कोशिकाएं, जिसमें हमारी प्राणिक शक्ति फ्लो करती है, उसको उन्होंने उभर के आया। और आज एलोपैथिक मेडिसिन से नेक्स्ट एक्यूपंक्चर सिस्टम दुनिया में सबसे ज्यादा प्रचलित है, और इसके फायदे बहुत हैं क्योंकि ये बिना किसी दवाई के यूज किया जाता है। और हमारे योग की भांति ये भी हमें अपना एक संतुलन और शांति, आंतरिक और आंतरिक को देने में हमारी हेल्प करता है। तो ये सिस्टम चाइनीज ने इसको पैट्रोनाइज किया, और 1970 के दशक में उन्होंने दुनिया को ये दिखाया कि इस भेदन क्रिया के अंतर्गत दुनिया के बड़े बड़े ऑपरेशन बिना किसी एनेस्थीसिया दिए, बिना किसी पेन दवाई के दिए सफल हो सकते हैं। तो और उन्होंने इसके अंदर बहुत इसकी डेवलपमेंट करी, और यहाँ तक कि सन 1982 से वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक्यूपंक्चर सिस्टम को एक मान्यता भी दे दी कि ये सिस्टम बहुत सी बीमारियों में कारगर है और बिना दवाई के, तो इसलिए ये बहुत अच्छा है। और मेरे अपने जीवन के सफर की इस एज ए चिकित्सक, आप सब शायद जो मुझे नहीं जानते, तो मैं आर्म फोर्सेस मेडिकल कॉलेज का 1964 बैच का एलमनस हूँ, और उसके बाद मैंने भारतीय वायुसेना में 12 साल तक सेवा करी, जिसमें मैं एक एविएशन मेडिसिन स्पेशलिस्ट, यानी कि जो पायलट्स हैं
उनकी सेहत की जिम्मेदारी थी हमारी, जो आज हमारे हाई स्पीड हाई परफॉर्मेंस एयरक्राफ्ट होते हैं, और उनको आप कोई दवाई नहीं दे सकते। अगर वो कोई दवाई लेंगे तो वो अनफिट है, वो फ्लाई नहीं कर सकते, और अगर उनको ज्यादा देर तक दवाई लेनी पड़ती है तो वो हमेशा के लिए अनफिट हो जाते हैं। और इसी प्रकार फिर मैं स्पोर्ट्स मेडिसिन स्पेशलिस्ट था। आई वॉज मेडिकल एडवाइजर टू एयरफोर्स स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड एंड लेटर इवन इंडियन हॉकी फेडरेशन. I've looked after very many sportsmen from cricket, athletics, to all kinds of. So, even to bring out the best in a human being, you cannot give him any medicine and get him a gold medal. तो ये सब और लेटर जब मैं अपनी एमडी मेडिसिन के लिए मैंने थीसिस करी तो उसमें ये प्रमाणित हुआ 1977 में कि हार्ट डिजीज भी रिवर्सिबल है, और इसको आज लाइफस्टाइल डिजीज कहा जाता है। तो हम लाइफस्टाइल ट्रीट करें तो इंसान का पूरा फायदा हो सकता है। यहाँ पे कुछ लोग हमारे देश में इस चीज को ऑब्जेक्शन करते हैं कि ये एक्यूपंक्चर सिस्टम तो चाइनीज है, हम इसको क्यों अपनाएं, या अड़चने डालते हैं। परंतु यहाँ देखिए एक किसी फॉरेनर ने इस चीज के ऊपर रिसर्च करी है और ये दिखाया है कि एक्यूपंक्चर ये हमारी आयुर्वेदिक सिस्टम में भेदन क्रिया के नाम से सूची वेद के नाम से जानी जाती थी। और जैसे कि हमारा जो बौद्ध धर्म की विकास हुआ तो यहाँ से जैसे जैसे तो वो जितने हमारे इंडियन आयुर्वेदिक सिस्टम और जितनी हमारी हर्बल्स वगैरह थी तो उनको वहां से चाइना, जापान, कोरिया दूर दूर तक उसका और उन लोगों ने इसको पैट्रोनाइज किया। यहाँ तक कि आज एक्यूपंक्चर सिस्टम जो कि हमारी अपनी संस्कृति का धरोहर है, हमारी ट्रेडिशनल विजडम है, और आज भी बहुत जगह लोग इस मार्मिक चिकित्सा के नाम से इसको प्रैक्टिस करते हैं। तो हमें इसको अपनाने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और मैं आपको एक बड़ा सक्षम मेडिकल चिकित्सक होते हुए आज 50 साल से ऊपर मुझे मेडिकल प्रैक्टिस करते हुए हो गए, पर अगर हम इस सिस्टम से लोगों को डिप्राइव करते हैं तो हम उनको एक बहुत अच्छा अपनी सेहत का, स्वास्थ्य का, बॉडी माइंड स्पिरिट स्वास्थ्य से हम उनको वंचित करते हैं। इसलिए मेरी आप सबसे कि आप सक्रिय होंगे। और जैसे एक व्यक्ता पहले भी कह रहे थे कि जब तक बच्चा रोएगा नहीं तो माँ भी उसको दूध नहीं पिलाएगी, तो हमें देशवासियों को इस चीज को बुलाना चाहिए। ये भी एक्यूप्रेशर भी सिस्टम आज हमारे देश में काफी प्रचलित हो रहा है। तो इन सब जो नेचुरल सिस्टम्स हैं, ये जो लेफ्ट में आप देख रहे हैं चक्रा सिस्टम को, तो जितने हमारे ये ट्रेडिशनल सिस्टम्स हैं उनमें अपने जो जीवन शैली में दोष आ गया है उसको सुधारने की व्याख्या की गई है, उसको विधि पूर्वक किया जाए तो हमारा देश जो ये चक्रा सिस्टम, जो हमारा एनर्जी फ्लो सिस्टम या जो हमारा आत्मिक सिस्टम है, वो जब संतुलन हो जाता है तो ये शरीर की तो आदत है रिप्लेसिंग द ओल्ड विद द न्यू, विच इज कॉल्ड रिजुविनेशन, या इसको हम हीलिंग की प्रतिक्रिया कहें। तो इसके तहत सभी लोग शारीरिक एवं मानसिक, यहां तक कि लोग बहुत जो एडवांस स्टेज में पहुंच जाते हैं तब वो रोग भी इससे बड़ी आसानी से बहुत कम समय में और बिल्कुल कम खर्चे के ऊपर ठीक हो जाते हैं। तो ये हमारे देश की नहीं, ये दुनिया की जरूरत है, परंतु हमारे देश को इस चीज में लीड देना है कि सारी दुनिया को हम इससे अवगत करवाएं। और जैसे दूसरी साइड में आप देख रहे हैं एलोपैथिक सिस्टम में, तो एलो का शब्द है कि बाहरी इंटरवेंशन से, दैट इज बाय ड्रग्स और बाय सर्जिकल इंटरवेंशन ही आपका उद्धार किया जा सकता है। अगर आप जिंदगी भर प्राणायाम करेंगे तो आपको इस प्रकार की वेंटिलेटर की या स्लीप एपनिया इत्यादि की मशीन की कभी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। परंतु इस चीज की कोई व्याख्या हमारे मेडिकल सिस्टम में ना होने से बहुत से लोगों को लाखों करोड़ों की
उनको अपनी श्वास के रोग होते हैं, उनको ये प्रॉब्लम्स होती है और अल्टीमेटली हॉस्पिटल भी उनकी जान बचा नहीं सकते। परंतु हमारे वेदों में तो इंसान की 108 साल की व्याख्या की गई है और ये हमारा जो ये जो संतुलन है ये बना रहे तो इसके बाद हम बीमार भी नहीं होंगे और हम मौत भी नहीं मरेंगे, बल्कि हम प्रस्थान कर जाएंगे, हमें मोक्ष मिलेगा। हम इस शरीर को छोड़ के चले जाएंगे, ना कि इस शरीर की मौत मरेगी। तो ऐसी व्याख्या हमारे पुराणों में की गई है और हमें उसका जरूर लाभ उठाना चाहिए और जिन लोगों को इसके बारे में समझ नहीं है उनको भी अवगत कराना चाहिए। तो हम सब लोग मिलके इस दिशा में जरूर काम करना चाहिए। और आज की सभा में ज्यादातर लोग साइकोलॉजी से या साइकियाट्री से डील करने वाले हैं, तो मैं आप सबसे ये भी प्रार्थना करना चाहूंगा कि आप सब लोग एक अवेयर माइंड को डील करने के अलावा जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, जो अनकॉन्शियस माइंड है, जिसको कि हिप्नोसिस की टेक्निक के माध्यम से सुधारा जा सकता है। क्योंकि जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड है या अनकॉन्शियस माइंड है, जिसके बारे में हमें पता नहीं है, उसके लिए थोड़ा सा हमें जो साइकोलॉजिकल काउंसलिंग इत्यादि है, थोड़ा उससे आगे बढ़ना पड़ेगा और जिसको रिग्रेशन थेरेपी भी कहते हैं। तो ये एक ये प्रमाण कहाँ तक सच है मैं इसको सपोर्ट नहीं करूंगा, बट अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आप सबको अवगत कराना चाहूंगा कि आप सब हिप्नोथेरेपी को अडॉप्ट करें, रिग्रेशन थेरेपी को अडॉप्ट करें, आपको एज ए साइकोलॉजिस्ट बहुत ज्यादा सफलता मिलेगी। तो अभी मैंने जैसे आपको व्याख्या करी कि बहुत सारे जो पुराने हमारे सिस्टम हैं, जो हमारे ट्रेडिशनल सिस्टम्स हैं, अगर हम उनका सही संतुलन करें, जैसे कि इस पिक्चर में दिखाया गया, ये एक लाइट है जो प्रिज्म के बीच से गुजरती है, तो वो 7 भागों में बट जाती है, जिसको कि विबग्योर यानी कि हमारी जो इंद्रधनुष के 7 सुंदर रंग होते हैं उसमें बिखर जाती है। तो इन अदर वर्ड्स जो हमारी व्हाइट लाइट है, जो सूर्य की लाइफ गिविंग किरणें हैं, ये 7 रंगों की बनी है और ये 7 रंग होने के लिए उनका सही अनुपात में उनका एक ऑप्टिमम इंटीग्रेशन हो, तभी हमें हेल्थ मिल सकती है। और हेल्थ की डायमेंशंस जैसे चाहे फिजिकल हेल्थ है या मेंटल है, इमोशनल है या स्पिरिचुअल है, उसके लिए हमें इन 7 डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन, मॉडर्न मेडिसिन की हम अवहेलना नहीं कर सकते, क्योंकि अक्सर लोग अपनी सेहत को ध्यान नहीं देते, वो सेहत को यूज करते हैं, सेहत का ख्याल नहीं करते, सेहत को मेंटेन नहीं करते, और जब एकदम डैम जैसे फट जाता है, जैसे एकदम हार्ट अटैक होता है या बहुत एडवांस प्रॉब्लम हो गई तो एडवांस कैंसर निकल आता है या शरीर के अंग में बहुत ज्यादा एडवांस प्रॉब्लम हो जाती है, तो उस समय जान बचाने के लिए हमें एलोपैथिक सिस्टम की जरूरत जरूर लेनी पड़ती है। परंतु अगर मुझे अपना स्वास्थ्य चाहिए, मैं आज स्वस्थ हूँ और जिंदगी भर स्वस्थ रहूं, उसके लिए कोई भी मैं दवाई लूंगा तो मेरी सेहत खराब होगी। इसलिए मुझे दवाइयों की निर्भरता से जरूर बचना है और इसके लिए हमें जो दवा रहित सिस्टम है, तो पूछने की क्या बात है, जो हम एज ए मेडिकल डॉक्टर, जैसे मैंने बताया, मैं एक बहुत सक्षम एलोपैथिक डॉक्टर हूँ, यानी कि मॉडर्न मेडिसिन का डॉक्टर हूँ, पर मुझे मालूम है मेरी ताकत क्या है, पर मेरी कमजोरी भी बहुत ज्यादा है, और उनको पूरित करने के लिए मुझे अपनी जो ड्रग फ्री नेचुरल रेगुलर सिस्टम्स, हमारे जो वैदिक सिस्टम्स हैं, हमारे ट्रेडिशनल सिस्टम्स हैं, उनको अपनी प्रैक्टिस में जरूर अडॉप्ट करना चाहिए। तो अब ये जरूरी है, इसके लिए इस चिकित्सा को हम होलिस्टिक इसलिए कहते हैं कि इट इज लाइक होलसम। होलिस्टिक जो शब्द है ये जताता है होलसम अप्रोच टू हेल्थ। उसके लिए मैं इंसान का बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट
फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल हेल्थ का केयर करूं। उसके लिए जब मैं इंसान की पूरी ध्यान से कोशिश करता हूं तो उसमें इंसान की सभी बीमारियों का इकट्ठा समाधान किया जा सकता है। जैसे ऑल द डिजीजेस, व्हेन वी ट्रीट द ह्यूमन बीइंग एज ए होल, बॉडी, माइंड एंड सोल, we attend to all the ailments of an individual concurrently at the same time. At the same time, holistic also conveys, it gives the best of all the systems of medicine. I may be a very excellent medical physician, परंतु मेडिकल साइंस में ना तो कोई डायबिटोलॉजिस्ट किसी की डायबिटीज ठीक करता है, ना हार्ट किसी का कभी ठीक हुआ, ना किडनी खराब होगी तो ठीक हो सकती है, बट दिन पर दिन दवाइयां ही बढ़ती जाए। तो उनको वापस लाने के लिए हमें जो हमारी ट्रेडिशनल लाइफ गिविंग सोच है उसकी तरफ ध्यान देना होगा और उसी से हमारा बचाव भी हो सकता है। शारीरिक तो होलिस्टिक मेडिसिन कॉम्प्लीमेंट्स ऑल द स्पेशलिटीज ऑफ मेडिसिन टू इम्प्रूव द फाइनल आउटकम ऑफ एवरी सिकनेस। कोई ऐसी बीमारी नहीं, आज आपके साथ बड़े गर्व के साथ इस चीज को शेयर करना चाहता हूं कि कोई ऐसी बीमारी नहीं जो ठीक नहीं हो सकती। मात्र जरूरत है कि हम अपना जो बॉडी, माइंड, स्पिरिट संतुलन है उसको वापस ला सके, उसका हम ख्याल करें और उसका ये एक सारांश में ये उसका एक एग्जाम्पल। तो होलिस्टिक मेडिसिन के हम कौन कौन सी मोडालिटीज को यूज करते हैं, जैसे सबसे पहले ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा लाइफस्टाइल, हमारी वैदिक सात्विक आहार और क्योंकि ये जो हमारा शरीर है काफी फिजिकल एक्टिविटी के लिए बना है जो आजकल हमारी लाइफस्टाइल में रहती नहीं है, तो इसलिए हमें खास टाइम निकाल के रोजाना थोड़ी फिजिकल एक्सरसाइज करनी चाहिए। और अष्टांग योग जो कि ऋषि पतंजलि द्वारा 8 लिम्ड एक्सरसाइज है, इसकी सभी चीजों की हम कोशिश करें। और विशेषकर आयुर्वेद का जो हमारी जो हर इंडियन किचन है वो एक कंप्लीट आयुर्वेद शाला है, तो उसमें हमें एक सही सेहतमंद सात्विक संतुलित आहार मिले। और इंसान होते हुए हम कुछ गड़बड़ भी करेंगे, गलती भी करेंगे, तो उसके लिए आजकल ये माना जा रहा है कि ये डिटॉक्सिफिकेशन की भी जरूरत है, जिसके लिए पंचकर्मा की जो टेक्निक है ये आज दुनिया भर में फेमस है। और एक्यूपंक्चर एक ऐसा सिस्टम है जो कि जिसने मुझे एक बड़े सक्षम एलोपैथिक डॉक्टर से आज एक होलिस्टिक चिकित्सक में बदला, क्योंकि जो एक्यूपंक्चर की विधि है इसमें इमरजेंसीज में इंट्रावीनस इंजेक्शन से भी जल्दी आराम दिया जा सकता है। एक्यूपंक्चर की विधि से हम ये एक ब्रिज का काम करता है कि हम अपनी एलोपैथिक मेडिसिन यानी कि बीमारी से हम ग्रह में जहाँ फंसे हुए हैं वहां से निकलने के लिए ये एक ब्रिज, एक पुल का काम करता है और हमको एक अच्छे हेल्दी स्थिति में लाए जिसमें हम अपनी अच्छी से लाइफस्टाइल, अष्टांग योग इत्यादि और आयुर्वेद के प्रिंसिपल्स इत्यादि को यूज कर सके। और जिस प्रकार इसकी जो फिलॉसफी है, 5 एलिमेंट थ्योरी है, 5 तत्वों का जो ज्ञान है, जो ईडा पिंगला या यिन यांग का बैलेंस है, उसका जो फिलॉसफी है वो बिल्कुल एक ही है। मैं कहता हूँ एक्यूपंक्चर इज नथिंग बट एक्सेलरेटेड योगा। योगा इज अ साइंस एंड आर्ट ऑफ हेल्दी, हैप्पी एंड प्रॉस्परस लिविंग। Acupuncture works us to restore that state if we have lost it in a very quick time. And there are various modalities of acupuncture. And simultaneously, when we talk of the life force, the pranic gyan, उसमें आजकल जैसे रेकी, प्राणिक हीलिंग, पिरामिड्स, क्रिस्टल्स, मैग्नेटोथेरेपी, क्रोमोथेरेपी, एरोमाथेरेपी, म्यूजिक, mud therapy, mantras and mudras. So all these things basically
help to regulate and harmonize our very life force. And in that also is a drug-free काउंसलिंग, कैसे आप वार्तालाप करेंगे, और साइकोलॉजिकल हिप्नोथेरेपी जैसे रिग्रेशन थेरेपी इत्यादि का भी हम इस्तेमाल करें। तो अब ये सारांश में ये स्लाइड आपको, अगली स्लाइड ये दिखाएगी कि होलिस्टिक मेडिसिन क्या है। ये मॉडर्न और ट्रेडिशनल का एक ऑप्टिमम ऑप्टिमाइजेशन है, उसकी एक ऑप्टिमम सिंथेसिस है। जैसे मॉडर्न मेडिसिन साइंस कहा जाता है, तो ये ट्रेडिशनल सिस्टम में आर्ट है। वो नॉलेज है, तो ये विजडम है। उसको क्वालिफिकेशंस मॉडर्न मेडिसिन में हमें MBBS, MD, DM इत्यादि, PhD इत्यादि क्वालिफिकेशन मिलती है, मगर इससे हमें कला मिलती है। हीलिंग की कला कैसे की जाए उसका हमें ज्ञान प्राप्त होता है। और जिस प्रकार आज मॉडर्न मेडिसिन वेस्टर्न कंट्रीज से आती है, ये हमारे अपने देश की प्राचीन ज्ञान है, धरोहर है, और इससे हमारे पूरा बॉडी माइंड स्पिरिट, और जहां आज कहते हैं मेडिकल साइंस में एविडेंस बेस्ड साइंस होनी चाहिए, तो जो आजकल एविडेंस बेस्ड के ऊपर जो दवाई निकलती हैं, उनकी तो जिंदगी कभी 5 साल, 10 साल या 20 साल में जो बेस्ट प्रैक्टिसेस, गोल्डन प्रैक्टिसेस ऑफ मेडिसिन है, उनको भी धूल चाटनी पड़ती। परंतु ये जो विधि है, ये तो हजारों सालों से कायम रही है। इन्होंने इंसान का कभी नुकसान नहीं किया है, और बार बार हम इसको अगर अच्छे से इनका इस्तेमाल करें, एक सही संतुलन से, एक सही मिश्रण से, एक ऑप्टिमाइजेशन करें, तो हम किसी भी दुनिया की बीमारी से अपने को निजात कर सकते हैं। सो होलिस्टिक मेडिसिन इज ए टोटल यूनिटी इन हेल्थ. As I've already said, it treats not any part of an individual, but the entire human being as a total body, mind, and its spirit or the soul. ये जो soul या spirit जिसको कि प्राण के नाम से हम पहचान सकते हैं, इसको लाइफ फोर्स के नाम से हम पहचान सकते हैं, और फादर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन हिप्पोक्रेटिस ने इस चीज की व्याख्या की है कि द नेचुरल हीलिंग फोर्स, दैट इज आवर प्राणिक जो शक्ति है विद इन ईच ऑफ अस, इज द ग्रेटेस्ट फैक्टर इन आवर गेटिंग वेल. And I can tell you, this is not only the greatest, it is the only factor. It is the best factor. It is always the most reliable factor that can get us health. So let us understand. Then this combination of optimum, और उसके लिए ये बहुत जरूरी है कि डॉक्टर के पास, उसके पास बेसिक क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, और बाकी सभी सिस्टम्स के साथ उनकी अच्छे से ट्रेनिंग हो, क्योंकि आजकल क्वैकरी का बहुत भारी जमाना है, और जगह जगह क्वैक फैल के और एक अच्छी चीज को भी बदनाम कर दे. इसलिए हमें इन क्वैकरी से बचना है, और जो वेल ट्रेन्ड सक्षम डॉक्टर हैं वो इन चीज में ट्रेनिंग लें. और हमारे देश ने आज ये भी अप्रूव किया है कि ये हमारे सिस्टम, there should be a proper integration of all the systems of medicine, क्योंकि no one system of, two systems of medicine can be given together, but any one system of medicine, whether it is allopathic system or it is Ayurvedic system or it is Unani or Siddha or homeopathy, they can be complemented by these drug-free healing modalities to improve the final outcome of every sickness, to add life to the years of each individual, to add to the quality of life, health and happiness through the years. इसके फायदे विशेषकर कि एक तो ये एफिशिएंट बहुत है, किसी भी दवाई सिस्टम से it helps to cure you in much lesser time and of course at a fraction of a cost. It is equally effective क्योंकि इस efficacy in acute emergency situations, that is what changed my path of my life. As a doctor, I feel proud to say that just from a doctor, I have now become a healer.
who treats the being as a whole. तो acute और सभी chronic बीमारियों में ये बहुत अच्छा सक्षम मदद करती है और इंसान को टोटली फिजिकली, मेंटली, इमोशनली एंड स्पिरिचुअली टेक करती है। सबसे बड़ा फायदा है कि हम कोई दवाई यूज नहीं करते, हम किसी का नुकसान नहीं कर सकते। देयर आर नो साइड इफेक्ट्स, नो टॉक्सिसिटी, नो डॉक। और क्योंकि ये बिल्कुल सिंपल है, इसमें चाहिए तो एक सेवा भावना चाहिए, एक पैशन चाहिए हीलर। उसको चाहिए कि मैं लोगों को बीमारियों से निकालूं। सबसे पहले तो प्रिवेंशन इज द बेस्ट। अगर हम अच्छा एक हेल्दी लाइफस्टाइल और एक योगिक लाइफस्टाइल, एक वैदिक लाइफस्टाइल अडॉप्ट करते हैं तो कोई सवाल ही नहीं उठता कि हमें कोई बीमारी हो। परंतु जैसा कलयुग का समय है, लोगों को इस चीज की तभी समझ आती है जब वो बीमारियों से घिर जाते हैं। तो उस स्टेट में भी आपको बहुत अच्छा इससे फायदा किया जा सकता है। और ये हर सिस्टम को, जो भी जैसे दवाई बेस्ड सिस्टम्स हैं, उनको ये कॉम्प्लीमेंट करता है। धीरे धीरे जैसे आप ठीक होने लग जाते हैं तो दवा की जरूरत कम होती जाती है। यू स्टार्ट गेटिंग वीन्ड ऑफ द ड्रग्स एंड बिकॉज इट इज नेचुरल, इट इज डिवाइन and it cannot cause any harmful effects in well trained hands. And there is a general awareness all over the world. In year 1995, I was invited by the founder chairman of Apollo Group of Hospitals, Dr. Pratap Reddy, to establish the world's first department of holistic medicine anywhere in the world, because he stated that holistic medicine is the future and the medicine of 21st century. और मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि ये दुनिया का, विश्व भर का सबसे पहला कोई डिपार्टमेंट था। परंतु आज ये होलिस्टिक मेडिसिन दुनिया भर में बहुत प्रचलित हो गई है, पॉपुलर हो गई है और बढ़ती जा रही है। परंतु और ये ब्रिटिश मेडिकल जर्नल का टाइटल पेज है, जो कि सन 2002 में उन्होंने दिखाया कि there is a need for integration of the various systems, orthodox and the orthodox means जो आजकल का मॉडर्न है, और the alternative। और इसमें ये माना गया कि integration of so called complementary and alternate medicine, इसी ये जो पुराने सिस्टम हैं, ट्रेडिशनल सिस्टम्स हैं, इनको अल्टरनेटिव मेडिसिन के नाम से भी बहुत से लोग पहचानते हैं। तो इस प्रकार है जैसे आज हमारी जो एनर्जी नीड्स हैं वो पेट्रोल और गैस के ऊपर निर्धारित हो गई, और सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, वाटर एनर्जी को हम अल्टरनेट सोर्सेज ऑफ एनर्जी कहते हैं। इसी प्रकार हमारा जो वैदिक ज्ञान है, इसको भी अल्टरनेट मेडिसिन के नाम से संबोधित किया जाता है। पर खैर हमें उससे कोई फिक्र नहीं, जहाँ तक हम ये समझें कि इसके प्रॉपर कॉम्बिनेशन से हम जो भी मॉडर्न मेडिसिन की कमी है, जो भी इसके नुकसान है, उसको हम उभार सकते हैं, उससे हम बाहर निकल सकते हैं और लोगों को उनका स्वास्थ्य वापस लाने में उनकी मदद दे सकते हैं। दुर्भाग्य की बात सिर्फ ये है कि हमारे देश में इस पद्धति को आज तक अभी मान्यता नहीं मिली, जबकि अमेरिकन बोर्ड ऑफ इंटीग्रेटिव होलिस्टिक मेडिसिन, ये अमेरिका में एक बोर्ड सर्टिफाइड यानी कि स्पेशलिटी है, जो कि कोई भी डॉक्टर इसको अपना सकता है और इसके लिए उसको मान्यता है, उसको रिकग्निशन है, और इसको अमेरिकन बोर्ड ऑफ इंटीग्रेटिव होलिस्टिक मेडिसिन के नाम से पहचाना जाता है। तो बहुत ज़रूरत है कि हमारे देश में भी इस चीज़ को मान्यता दी जाए। हालांकि हमारे देश की जो अब नेशनल हेल्थ पॉलिसी है, हमारी नेशनल हेल्थ पॉलिसी के तहत ये माना गया है कि हमें सभी मॉडर्न और जो हमारे ट्रेडिशनल सिस्टम्स हैं, विशेषकर जिनकी शुरुआत हमारे ही देश से होती, चाहे आज उसको चाइना में मान्यता मिली हो या अमेरिका में मान्यता मिली, या जापान में मिली हो या यूरोप में मिली हो, परंतु उन देशों का जो ज्ञान है वो हमारे देश से शुरू होता है और हम भी पिछड़ के रहे। तो हमारे प्रधानमंत्री जी भी आपसे हाथ जोड़ के विनम्र प्रार्थना कर रहे हैं कि हम इस सिस्टम को आगे बढ़ाएं
और अपने देश के को स्वास्थ्य की तरफ और आगे बढ़े। और आप जानते हैं कि दुनिया के सबसे आज तक साइंटिस्ट थॉमस अल्वा एडिसन, जिसने सिर्फ बिजली का बल्ब का ही नहीं बल्कि बहुत सी सबसे ज्यादा दुनिया में आविष्कार इन्होंने किए, तो इन्होंने भी आज से 100 साल से ऊपर पहले ये इच्छा करी कि डॉक्टर ऐसा हो जो बिना दवाई के मरीज को ठीक करे, जो कोई किसी को दवाइयों में नहीं फंसाए और उसको एक अच्छा लाइफस्टाइल देके, एक अच्छी खुराक देके, एक अच्छा फ्रेम ऑफ माइंड देके, यानी कि एक अच्छा लाइफस्टाइल, एक वैदिक लाइफस्टाइल देके ही लोगों को सेहतमंद रखे। जरूरत है उन डॉक्टर्स की, और ये विद द कमिंग अप ऑफ द सिस्टम ऑफ होलिस्टिक मेडिसिन ये आज पद्धति उभर के आ रही है और हमें देशवासियों को इसके लिए हमें डिमांड करना पड़ेगा। तो दिस इज जस्ट ए क्विक चार्ट। जैसे मैंने कहा कि इसमें मेरा खुद स्पेशल नीड चिल्ड्रन में मेरे प्रोजेक्ट रहे हैं स्पेशल सेंटर के साथ, और मैं आपके साथ बड़ी खुशी से हो गया जी। शेयर करना चाहूंगा कि इनमें भी बहुत फायदा होता है। ऑफ कोर्स जितनी साइकोसोमेटिक डिजीजेस एंड ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स, एलर्जीज एक्सेट्रा, दुनिया की, जैसे मैं कई बार पहले भी कह चुका हूँ, कोई ऐसी बीमारी नहीं है कि जिसमें ये हमारे देशवासियों को, हमारे पेशेंट्स को भला करे। एंड उसके लिए जरूरत है कि हम सब मिलके इसी प्लेटफॉर्म से एक आरोग्य और आयुष्मान भारत की शुरुआत करें। धन्यवाद। थैंक यू सर। आपके प्रश्न जो भी होंगे, मेरा आई विल लाइक टू आंसर एड्रेस टू ईच वन। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू डॉक्टर तुली। जो भारतीय पद्धतियों के बारे में आपने बात करी, जिनको हम लगभग भूल चुके हैं, तो बहुत दुख की बात है ये। इट्स वेरी वेरी सैड। मगर यहाँ पर भी ये आवश्यक है कि ये जो पद्धतियों का अगर हम प्रयोग में लाते हैं तो किसी जानकार के संरक्षण में ही इनको हमें करना चाहिए। स्वयं इनको कभी ट्राई नहीं करना चाहिए, चाहे वो एक्वा प्रेशर है या एक्वा पंचर है या योग एक्सरसाइज है। पहले जो इनके क्वालिफाइड डॉक्टर हैं, सक्षम व्यक्ति हैं, जो इन चीजों को जानते हैं, उनके द्वारा, उनके निर्देश में हमको ये चीजें करनी चाहिए। स्वयं इनको हमें ट्राई नहीं करना चाहिए। अगर अपने आप से हम करेंगे तो परिणाम विपरीत भी हो सकते हैं। धन्यवाद सर। मैं अभी डॉक्टर जहानारा जी से निवेदन करूंगा कि वो अपने विचार करें, क्योंकि टाइम शॉर्ट है। 5 to 7 minutes, madam. Yeah. I will just take about 5 minutes. Okay. Thank you very much. Yeah. Good afternoon, everybody. It's a wonderful experience to be here amidst all of y'all. Kindly excuse me. Most of my presentation will be in English because if I start speaking in Hindi, that may be a little difficult. I may make a lot of mistakes in Hindi. Anyway, I think we'll have to now talk about the topic that I have got to speak on is about physical and social well-being. I think that is the common theme of the talk today, this session today. And well, first of all, let us understand what is well-being. It's very difficult to define it in one word, because well-being, if you look at the Oxford Dictionary, it says that it's a state of being comfortable, it's a state of being healthy or happy. But can we say that just because today I'm happy and tomorrow I'm not happy, does it mean that my well-being is not all right? So the issue here is well-being cannot be measured by one state of mind at a particular point of time. It has to be seen over a period of time, whether a person is able to manage his stress, a person is able to understand what is going on inside him, whether he is able to seek help, whether he is able to maintain social relationships with people, whether he is able to have a control over his own emotions, and is also able to relate to people effectively. So basically it's a combination of all these things, and we must also understand that the well-being depends not just on an intrinsic factors, or it's not just our psychological internal factors,
but it also depends a lot on external factors. For example, if I don't have an income, I have lost a job, and my relationships are breaking in my house, or I am in a very difficult situation at the moment, then also my well-being may get affected. It may become a little negative kind of a well-being. So one can't, but it's also dependent on how good my resilience capacity is, what is my stress tolerance level, what is the way I look, how do I look at my own situation, whether I believe that I'll be able to have some control over my either emotions or my situation, and the way I respond to it. So basically it's a combination of how the intrinsic factors of psychological what is my psychological makeup, what is my mindset in dealing with the issues of that are negative in my life. At the same time, what are all the situational factors around me that will also influence my well-being. Now can I start sharing my screen now? Yes, please. Yeah, I think, yeah. Please. Okay, just a second. Okay, let me come. Just a second, sir, please. Yeah. I'm working at the Department of Psychiatric Social Work at IBHAS, Delhi. That's my small introduction. Okay, now if you look at components of well-being, you can actually talk about 3 different kinds of well-being. I think Dr. Jagdish sir also, Gupta sir also has referred to all these things. We talk about emotional. आपका स्क्रीन शेयर नहीं हुआ है, डबल क्लिक करना पड़ेगा आपको. Really? Screen share नहीं हुआ. We cannot see your slides. Oh, really? 1 second, sir. Same. Clicking on resume share. No. Okay, just a second. Is it on now? No. Is it on now? It's buffering. Oh, it's buffering, is it? Okay, then maybe I will just talk rather than share the screen, maybe. Yeah. Is that okay? Yeah, okay, fine. Yes. Okay. See, when we talk about well-being, I think we'll have to take into consideration at least 3 different kinds of well-being. One is the physical well-being, which is very, very important. I think Jagdish sir also has spoken in detail about this. Emotional well-being, of course, is very, very important. And the third thing is, which is social well-being. I think these are the things that we are actually going to talk today. Emotional well-being, we can say, is the ability to manage stress, how best you're able to bounce back into your regular, normal, stress, controlling kind of a self, and ability to love yourself, ability to understand yourself and understand what are your positives, what are your negatives, and able to have a realistic expectation of oneself, and also be in a position that you can generate the emotions that will lead to good feelings in others. Basically, the thing is that you will have to understand your own self, you have to understand your potential and capacities, and also understand your limitations and see how best you'll be able to deal with these things and also give to your personal and social relationships. Physical well-being, I think Dr. Tuli has spoken in detail about it, the ability to improve the functioning of your body through healthy living and good exercise habits. Coming to social well-being, I'm just giving simple, definitions of these. Social well-being is the ability to communicate with people, develop meaningful relationships with others, and also have a meaningful social network with people. And, which will also help us in building trust with people, building a kind of, emotional bond with people. This is very, very necessary for us. And having understood that, this is an age of technology, as I think Jagdish sir also was saying, when we talk of technology, I think the social media is, predominant in our lives now. Most of us, even in our own homes, are, so busy with our social media accounts, and, we are spending a lot of time. We are hardly spending time
talking to people, chatting to people. If I have to, if I have to really look at some of the youngsters today, or even maybe, at our age, maybe, we have so many friends on Facebook, but we hardly have connection with them. We hardly talk to them. And just, if we get a phone call now, we get a little more irritated rather than feeling good about it. Earlier, we didn't have a facility of phone call. We had to write letters, and then phone call, when it came, it was like, we were on cloud 9. And now what is happening is we are again finding, someone's call very irritating, and, we feel, it's so disturbing because we are so busy in WhatsApp, we are so busy with Facebook, we are so busy with lots of social media accounts. Okay. So basically, learning to deal with the current technology and the social media demands, and at the same time maintaining a positive and meaningful interaction with your own family members, with your friends, and in workplace. That is, I think, a very, very important component of being socially well. I will not go much into physical well-being. I think Sir Dr. Tuli has already mentioned all these things. But I think when we want to be physically, fine, I think one of the most important things is develop a healthy lifestyle, which is very important. Maybe we should eat right, we should exercise right, and, as much as possible, because I'm not a person who will be able to guide too much on this. But I think we'll have to have a control over what are the good things that we are supposed to eat, what are the things that we should avoid. Once in a while, some kind of a cheat meal is all right, but I think that should not be the common pattern in our lives. And just a second, please. Okay, when we talk of social well-being, as I said, what is very, very important to us, I think we should have the ability to communicate well with people. We should have good social skills. We should be in a position to, greet one another. When we talk of this, these hello, highs and all that, it has to be more genuine. There are sometimes, people who will just, ask you, how are you? And before you're answering, they have just left the place. So it's become like a mundane kind of a regular, hi, how are you? And then, you just keep walking. I think that will not enhance people's, bondage. Bonding between people. I think that is, I think we'll have to be very particular about that. And just a second, please. Okay. What are the ways in which we can, use or improve the skills of, being socially healthy or socially well? One is, I think, in the presence of all the distractions that we have. Okay, we have a lot of work, we have a lot of home tasks to do. We do balance work and home, home life. And I think people who are working from home, I think while it did seem quite good for people during the pandemic, working from home, because they didn't have the hazard of the headache of going to office and taking the public transport and all that. At the same time, what was happening also is, once you're in the house, the family members also were, at home. And so the demands of multiple family members within the house also was very, very difficult for, especially for women to cope with, because the expectations was that, if you're at home, then you will have to provide us with everything that was there. Otherwise, the absence of an individual would have, made the family members realize that, yes, each of us have to share the roles and responsibilities. So what was happening is, knowing that, knowing that being at home is also, for some people during work from home times, it was stressful. At the same time, it was relieving. So it depended on, how people, coped with this particular thing. I think we must understand that for us to maintain a good social well-being, or suppose we have to be socially well, it is very important that we have to be emotionally also well, physically also well. If we are not feeling fine internally, and if we are not, physically well, then I don't think we would be socially well. At the same time, if our relationships are breaking, then I don't think we will concentrate on our, happy lives, healthy and happy lifestyle. And at the same time, our emotional well-being, sort of deteriorates. So basically what I'm trying to say here is, one is interdependent on the other.
one can't exist independently. Then I think when we talk of psychological or emotional well-being, at the same time, social well-being, we must realize that, these are all components of mental health, because all this will contribute to a positive mental health in all of us. So first of all, what we need to do is we must develop a positive attitude towards self. We must, accept our own weaknesses. We must understand what are the, strengths we have and what are the, limitations that we have. We must understand, what our own, potentials are. We must have the ability to deal with our everyday stresses. If we are not in a position to deal with that, then it is, it will tax us much more. We must learn simple and effective means of stress management. That is very important. We must have an autonomy, a sense of self-responsibility in thinking, in act, and in our actions. We must have a clear perception of reality. We must weigh the reality in terms of, what it offers and not what we expect it to be, what we want it to be. We should have a clear reality perception, and as much as possible, we have to be other-centered rather than self-centered. It doesn't mean that, we cannot be interested in our own needs and, aspirations. At the same time, one can't be completely focused on self. One has to focus on other people around them. We must feel that, we must have the ability to love people. We must have the ability to respect other people. And also, ability to be a child whenever you want to be a child. You must have the ability to work. You must have the, time to play, work, play, have your hobbies, get into music, get into dance, whatever that interests you. Keep some of your hobbies. We must have some good amount of competence in maintaining. I will quickly finish because I know we are running short of time. And ability to adjust to current circumstances also is very important. And the most important thing is be satisfied with, with what you have. It becomes otherwise very difficult that if our expectations are far exceeding what the realities are or what a perception is, then it is going to be very difficult. If you have a very good problem solving competence or ability, I think most of the issues will sort of, fall in place. That is a very important thing. And in view of lack of time, I think Jagdish sir, maybe I will end. And if at all students have any questions, then definitely I will take on. Because I think I'm just giving a brief of what. Thank you very much, madam. Thank you very much. Thank you so much. Thank you. brief नहीं, ये तो बहुत विस्तृत हो गया. आपने इतने कम समय में बहुत सारी चीजें हमारे को बता दी कि जिससे हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, अपने मन को स्वस्थ रख सकते हैं. शारीरिक और मानसिक दोनों स्वास्थ्य के बारे में आपने बहुत अच्छा बता दिया. धन्यवाद. नो, इससे पहले कि मैं सूरज कुमार जी को बुलाऊं, हमारे सर एक स्पीकर हैं जिन्होंने पेपर हमारे को भेजा हुआ है. सूरज कुमार जी मेरे को सुन रहे हैं? हाँ सूरज जी, तो पहले मैं मोनिका खलौन जी से, अगर वो हैं, उनसे मैं निवेदन करूंगा कि वो अपना पेपर प्रेजेंट कर दें. जी सर. मोनिका कहलौन. हाँ जी सर. प्लीज. एम आई ऑडिबल? हाँ ऑडिबल है मैडम. जरा जी 5 मिनट में आप खत्म कर लीजिएगा. हाँ जी 5 मिनट. ओके, थैंक यू. Okay, thank you. First of all, I would like to thank Manovikas and its team regarding giving me the opportunity to present my paper. I am presenting my paper in a form of a poster, and I would like to share my screen. You can share it. Yeah, I'm sharing. Today's topic, as we all know, is wellness, and we are talking about wellness during the COVID times. Say Dr. Ravi and Dr. Jahanara has already discussed the points that I wanted to tell everybody, that during this pandemic, the world is not ready for the pandemic, right? We had many pandemics previously also, like HIV, swine flu, cholera, and Spanish flu also. In all the pandemics, governments and various institutions had tried to overcome the problem of pandemic through, taking out the medicine or some kind of drug
to suppress that disease. Now, but most of the time we have not talked about the mental health or the mental wellness of the person. When we are saying that world is not ready for this pandemic, it means that we have announced the lockdown for everybody. Everybody stayed at home and everybody was physically, safe. It means that we are avoiding our contact with the disease. But what about the people who are staying at home, maybe the elderly, the children, those who do not know that how they can achieve wellness at home, what they are going to do at home? Either they will be completely engrossed into the gadgets or television, or nowadays you can see many web series are there. So many unusual things children were experimenting during this time. I'm Monica Kahlo and I'm working as a school counselor, and during this pandemic time, I experienced many disbalance in the children's personality. So through my posture, I just wanted to share that while we are talking about vaccines of COVID-19, we are talking about medicines for them. We should also be, promoting mental health and how we can achieve that mental wellness by staying at home. If you see that I have mentioned few points, like if we inculcate yoga and meditation, as Dr. Ravi has also said in his presentation, that it is a part of Indian tradition. So if we inculcate yoga and meditation into the children's lifestyle from a childhood only, then definitely they'll be able to manage the mental stress during the pandemics. Then there are various other things which they can do. Normally we don't consider household work as a exercise or the activity a child should do, but physical activity which if we make our children engaged into at home, means house cleaning, household chores, if we divide it into children's role, then definitely they'll be able to exercise well at home only, and they need not to go out or feel bored. Similarly, the whole family can get into the activity of board games or cleaning of the cupboards, and then organizing or decorating your own corner, right? So this way we can achieve wellness at home, and we can make mental health healthy through inculcating these healthy habits in our children and making them ready for any kind of lockdown if there is. So if we talk about mental health of adolescents, it is really a tickling bomb, because we don't know what is going on in their heads, and apart from that, they are not having enough activities to get indulged into. So most of the children are engaged into the social activities, that too which are online, and many a times when they encounter such problems that are not good for them, that are not good for their mental health. And unfortunately, they are unable to share it with anyone. They don't have anyone to share it with. So my major concern is that when we are getting ready for the pandemic with the medicines and vaccines, we should also be promoting the mental health and wellness of children, elderly, and adults at home, so that they can lead a healthy and happy life. Thank you very much. थैंक यू वेरी मच मोनिका जी, बहुत सुंदर बातें आपने कही, और थैंक यू सर। ये बड़ा आवश्यक हो जाता है कि वास्तव में अगर मैं कहूं तो पैंडेमिक के लिए कोई भी तैयार नहीं होता जी। ये जो है ना, ये आपदाएं जो हैं ये बिन बुलाए आती हैं। जैसे अभी उत्तराखंड में एक आपदा आई जी, तो किसी के बारे में नहीं पता था, उससे पहले और बहुत सारी आपदाएं हैं जो बिना बताए आती हैं। ओके, तो जब आप सामने आ जाती है तभी उनको हमें तैयारी करना पड़ता है। और आपने बहुत सुंदर शब्दों में कहा कि किस तरह से हम इन आपदाओं से निपटने के लिए हम अपने आप को तैयार करते हैं। नाउ आई गो डायरेक्टली टू मिस्टर सूरज कुमार टू शेयर हिज थॉट्स
सूरज कुमार जी जो हैं ये फैकल्टी ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस एंड मेडिसिन साइंसेज, उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज इटावा से हैं। सर सूरज कुमार जी, सर अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। यस प्लीज। Good afternoon to all of you, especially Manovikas family, Dr. Alok Kumar, Dr. Gupta, Dr. Tuli, and all the viewers and presenters. So today topic is physical and social well-being. So my part is related with the physical well-being. So physical well-being means, जैसा कि आप सबको पता है, डॉक्टर तुली और डॉक्टर जहान ने भी बता दिए हैं, पर मेरा भी कुछ समय है जो हम भी चाहते हैं कि फिजिकल वेलबींग के बारे में बताएं। सो फिजिकल वेलबींग का मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ डिजीज से बच जाए। डिजीज से बचना अगर होता तो ये तो बीमारी ठीक वाली बात होने की है, पर वेलबींग का अर्थ कुछ और होता है। वेलबींग का मतलब होता है कि आपका लाइफ स्टाइल कैसा है, आपका बिहेवियरल चॉइस कैसा है, अवॉइड प्रिवेंटिव डिजीजेस, कोई ऐसा बीमारी ना हो इसके लिए हमको सोचना है। ये है वेलबींग का डिफिनीशन बेसिकली। लिव इन ए बैलेंस स्टेट ऑफ बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट। ये तीन बात बहुत इंपॉर्टेंट है, बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट फॉर वेलबींग, जिसमें दो बात आपको पहले बहुत अच्छा से एक्सप्लेन कर दिया गया है, माइंड और स्पिरिट के बारे में। सिर्फ बॉडी के बारे में आपको बताना है। सो बॉडी इज मोर और लेस रिलेटेड विद द फिजिकल वेलबींग। अब हम आते हैं कि ये फिजिकल वेलबींग का बॉडी में क्या रिलेशन है। एक्चुअली जब भी हम फिजिकल वर्क करते हैं, आइदर इन होम, आइदर इन आउटसाइड द होम, आइदर इन जिम और एनीवेयर एल्स, तो इससे हमारे बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। वो सब चेंजेस तो एक्सप्लेन करना टफ है, लेकिन बहुत सिंपल बात बताते हैं आपको कि हार्मोनल चेंजेस आते हैं बॉडी में। जैसे आप बहुत अच्छा से दौड़ लगा करके आते हैं, या आप जॉगिंग करके बैठ थोड़ा देर रुकते हैं, तो आपके बॉडी में कुछ हार्मोनल चेंजेस होते हैं। वो हार्मोनल चेंजेस जैसे डोपामिन है, सीरोटोनिन है, तो एंडोर्फिन्स है। अब ये डोपामिन करता क्या है, डोपामिन जैसे आपका शरीर में अभी एक्सक्रीट नहीं हो रहा है, लेकिन जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो डोपामिन रिलीज होता है। अब डोपामिन रिलीज होता है तो क्या होता है, माइंड को, ब्रेन को, थिंकिंग को एक्सप्रेस करता है, वो बढ़ावा देता है। तो इस तरह से एक्सरसाइज करने का ये सब मेजर बेनिफिट होता है। अब हम आपको बताते हैं कि फिजिकल वेलबींग का मतलब आपको फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग से रिलेशन है। अब हम जो बताने जा रहे हैं उसमें 5 फैक्टर्स डिपेंड करते हैं, 5 फैक्टर्स फिजिकल वेलबींग को ठीक करने में। सबसे पहला है, उसको स्लीप बोलते हैं। आपका स्लीप जो है 7 to 8 आवर्स पर डे होना जरूरी है। और ये 7 to 8 आवर्स जो होता है स्लीप, ये ऐसा नहीं कि जैसे अगर आप रात को 3 बजे सोते हैं, आज सुबह 11 बजे जागते हैं, तो भी 7 to 8 आवर्स हुआ, लेकिन तब भी ये अच्छा वाला स्लीप नहीं कहेंगे। कहने का मतलब जो स्लीप होना चाहिए वो टाइम बॉन्ड होना चाहिए, डेली जो रूटीन वाइज होना चाहिए। जैसे अगर शाम को रात को 10 बजे सोते हैं, सुबह 6 बजे जागते हैं, तो ये टाइम बॉन्ड भी होना चाहिए। उसके बाद कहता है डाइट का। डाइट में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है वेलबींग रखने के लिए। डाइट में सब बात तो आप लोग बता दिए हैं, 2-3 बात बताते हैं जो कि आपको वेलबींग रखने में काम आएगा। जैसे नंबर 1, डाइट वो लेना है आपको जो हेल्दी डाइट। आप एक फ्रूट जरूर खाइए डेली, कुछ ना कुछ फ्रूट। और वो फ्रूट ऐसा नहीं हो कि बहुत महंगे महंगे फ्रूट हो, आप वैसा भी सीजनल फ्रूट्स ले सकते हैं जो मार्केट में इजीली अवेलेबल है, वो ले सकते हैं। इसके बाद एक टर्म आता है मैक्रोन्यूट्रिएंट और माइक्रोन्यूट्रिएंट। मैक्रोन्यूट्रिएंट में वो आते हैं जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट, जो कि आपको डेली खाना खाने से मिल जाता है। रोटी, दाल, सब्जी जो खाते हैं आप, उससे मिल जाता है। परंतु जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, इसको आपको इजीली नहीं मिलता है। जैसे विटामिन हो गए, मिनरल्स हो गए, या जो और भी न्यूट्रिएंट्स हैं जिनको कि बॉडी के लिए, जो बॉडी खुद नहीं बना पाती है, वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बॉडी में जरूर मिलना चाहिए। खास करके कुछ ऐसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जो नॉन वेजिटेरियन में ही मिलते हैं। एग हो गया,
फिश हो गया, मीट है, इन सबों में ही मिलता है। जैसे विटामिन B12 है, विटामिन B12 ऑलवेज फ्रॉम द नॉन वेजिटेरियन फूड। तो क्या है कि अगर वो आप नहीं लेंगे तो आपका हेल्दी बॉडी नहीं रहेगा, हेल्दी बॉडी नहीं रहेगा तो आप फिर हेल्दी माइंड नहीं सेट कर सकते हैं। सो हेल्दी बॉडी का रहना बहुत जरूरी है। इसके बाद तीसरा है फिजिकल एक्टिविटी। नंबर 1 हमने बताया था स्लीप, दूसरा मैंने बताया डाइट, तीसरा है फिजिकल एक्टिविटी। फिजिकल एक्टिविटी के बारे में आपको बताना है कि पर डे एटलीस्ट 30 मिनट आपको एक्सरसाइज करना जरूरी है। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो ऐसा नहीं कि आपका जिंदा रहना ठीक नहीं होगा या कोई बीमारी हो जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन ये क्या होता है कि धीरे धीरे करके आपके शरीर में जैसे दीमक लगता है, तो आप जब ओल्ड एज के आसपास आएंगे, 70-60 के आसपास आएंगे, तो बहुत तरह की बीमारियां आपको में आएंगी। आप देखे होंगे अपने गांव में या अपने फैमिली में, कई लोगों के जो माताएं होती हैं वो 80 साल भी हो जाता है लेकिन उनका कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है, घुटने में दर्द नहीं हो रहा, कमर में दर्द नहीं होता है। लेकिन आप ही के फैमिली में कुछ ऐसे लोग होंगे जिनका कि 40 साल भी नहीं हुआ, 30 साल में कभी घुटना का दर्द, कभी कमर का दर्द। ये क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द डेली एक्सरसाइज, लैक ऑफ डेली एक्सरसाइज। सो आपको प्रतिदिन एटलीस्ट 30 मिनट एक्सरसाइज करना ही करना चाहिए। इसके बाद जो चौथा पॉइंट आता है वो है हाइजीन। आप अगर हाइजीन ठीक रखते हैं, जैसे डेली शावर करते हैं, डेली टूथ ब्रश करते हैं, या डेली आप अपने फेस को वॉश करते हैं, तो इससे क्या होता है ना कि आपके बॉडी में एक वेलनेस आता है। आपको एक लगेगा कि अंदर से बाहर से माने स्ट्रेस फ्री फील करेंगे। तो इसका मतलब हो गया कि हाइजीन भी रखना आपको जरूरी है। और जो सबसे लास्ट 5वां है वेल बीइंग रखने का फॉर्मूला, उसको बोलते हैं रिलैक्सेशन। रिलैक्सेशन में ये होता है, 3 बात आपको ध्यान देना होगा जो डॉक्टर तुली ने भी बताया बहुत अच्छे तरीके से। एक तो आपको योगा, दूसरा हो गया मेडिटेशन, ये दोनों वो बता चुके। तीसरा जो बात होता है उसको बोलते हैं बायोफीडबैक। वो मैं बताना चाहता हूं। बीइंग ए फिजियोथेरेपिस्ट, बायोफीडबैक का बहुत बड़ा रोल है आपका रिलैक्सेशन टेक्निक के लिए। बायोफीडबैक का मतलब मैं समझा देता हूँ क्या होता है। जैसे आप कुछ भी एक्सरसाइज करते हैं, जैसे आप मान लिया जाए कि सिंपली आप जॉगिंग का ही काम करना चाहते हैं, तो जॉगिंग करने के लिए आप अपने सामने एक मिरर लगा लीजिए और मिरर में देखते देखते करिए। तो उससे क्या होता है कि बॉडी में तो इम्प्रूवमेंट होता है, आपके माइंड पर भी इफेक्ट पड़ेगा कि हाँ हम तो कर रहे हैं, हम तो दिख रहे हैं, हमारा बॉडी बहुत अच्छा काम कर रहा है, हमारा शोल्डर भी मूव कर रहा है, बिना पेन का काम कर रहा है। तो क्या होता है, इसको बोलते हैं बायोफीडबैक। इससे क्या होता है कि जो बॉडी का रिलैक्सेशन तो होता है, माइंड का भी रिलैक्सेशन होता है। सो बायोफीडबैक इज ए थर्ड पॉइंट थ्रू विच वी कैन रिसीव द रिलैक्सेशन मैकेनिज्म। अब हम ये बात कर सकते हैं कि इतने सारे जो हम वेलबीइंग का फॉर्मूला 5 लगाए, इसको सब करने से क्या मिलेगा? इसको करने से मिलेगा आपका बेटर हेल्थ, इंप्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ। क्वालिटी ऑफ लाइफ का मतलब तो आप सब समझते ही होंगे। क्वालिटी ऑफ लाइफ का मतलब होता है कि आप जो डेली टू डेली वर्क करते हैं, जैसे आप माने डोनिंग एंड डोफिंग ऑफ ट्राउजर करते हैं या शर्ट करते हैं, माने पहनना, खोलना, शूज का पहनना, तो क्या होता है ना, इन सबों में आपकी एक्टिविटी बनी रहेगी। इवन आप ब्रश करते हैं, उसमें भी आपका ब्रश टीथ पर कितना जा रहा है, गम्स पे कितना जा रहा है, टंग पे कितना क्लियर हो रहा है, तो इन सबों का भी समावेश होगा, समानता आएगी, हर जगह इक्वलिटी आएगा कामों में। सो कहने का मतलब आपका इम्प्रूव ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ भी करता है ये, जो आप जब आप वेल बीइंग होके रहेंगे तो। इसके बाद इम्प्रूव फिटनेस, आपका जो बॉडी का फिटनेस होगा। जैसे आपको, अगर आप क्रिकेट प्लेयर हैं या हॉकी प्लेयर हैं, या चलिए आप घर में भी अपने कैरम बोर्ड खेलते हो या चेस खेलते हो, हेलो जी सर, लग रहा सर, है लगता है कि सूरज कुमार जी का कोई नेटवर्क का प्रॉब्लम हुआ है। Yes, yes. तो मैं आई थिंक सेशन 4 शुरू करने से विल टेक 2-3 क्वेश्चंस। अगर आपके कोई प्रश्न है तो कृपया आप हमसे पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चंस?